आई माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कोश की श्वसन पूर्ण होता है। क्या पूर्ण होता है? कोश की श्वसन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से कहाँ जाती है? तो ये जाती है रक्त में, और रक्त से पहुंचती है कोशिका में, और कोशिका से कहाँ जाती है? तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया को क्यों नीड होती है ऑक्सीजन की, क्या होता है यहाँ पर, तो समझना। देखते हैं, हम जो भोजन करते हैं वो पचता है, तो क्या होगा? तो डाइजेस्टिव फूड कहाँ मिलेगा? ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में, मतलब कोशिका में। अब देखो, हमने जो ऑक्सीजन ली वो भी देखो कहाँ पहुंच गई, तो ये पहुंच गई माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो हमने भोजन खाया वो डाइजेस्ट हुआ, और वो कहाँ पहुंचा? तो वो पहुंचा सेल में, और सेल से कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी चीजें समझ में आई होंगी उम्मीद है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोश की श्वसन की कौन सी घटना पूर्ण हुई है? तो आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में अगला पॉइंट देखते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो आइए देखते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज को हमने ग्रहण किया। ये जो ग्लूकोज होता है भोजन इसी में टूटता है। किसमें? ग्लूकोज में टूटता है। अगला पॉइंट ये है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण पूर्ण होता है। और आगे देख लेते हैं। मतलब मतलब C6H12O6 ये ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन उपस्थित होगा, इस ग्लूकोज में माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाएगा, तब ग्लूकोज टूटेगा। तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? और देख लेते हैं। तब बनेगा 38 ATP। क्या बनेगा? 38 ATP। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि एटीपी क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। अब इसे पूरे प्रोसेस में अब 2 ATP खर्च हो जाते हैं। कितने? 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो शेष कितने बनते हैं? तो शेष बनते हैं 36 ATP। कितने? 36। 36 ATP बनते हैं। इसी के साथ में और क्या बनता है? और क्या बनता है? 2 अणु, जिसे हम बोलते हैं पायरुविक अम्ल, एसिड। पायरुविक एसिड बोलते हैं, बनता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। पायरुविक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को टूटने पर पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक एसिड बनता है किस जगह पर बनता है? तो ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनता है? तो ये मैट्रिक्स में बनता है। मैट्रिक्स में बनता है। और साथ में बनते हैं 6 अणु। कितने? 6 अणु बनते हैं। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं? तो ये हो रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इतनी चीजें समझ में आई होंगी उम्मीद है। अब चलते हैं, देखते हैं। अब एटीपी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। एटीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। अब इसके अलावा हमें ऊर्जा जिस रूप में मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एटीपी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनर्जी एनर्जी कॉइन, शरीर का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं? शरीर का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं? शरीर का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। किसे कहते हैं? एटीपी को। यहां तक समझ में आया होगा उम्मीद है आप लोगों को।
माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। और देख लेते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा, डीएनए दोहरी संरचना वाला होता है। क्या होता है? दोहरी संरचना वाला होता है। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में, देख लेते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है, मतलब दो छल्लों वाला। ये मान लीजिए डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये दोहरी संरचना होती है। तो इस तरीके से पाया जाता है। तो डीएनए कैसी संरचना होती है? तो दोहरी संरचना होती है। कैसी होती है? दोहरी संरचना होती है। अब डीएनए आनुवंशिकी की वाहक होते हैं। डीएनए का मेन काम होता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को आगे बढ़ाना। क्या होता है? डीएनए का काम होता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। लाइसोसोम की मैंने आपको यूकेरियोटिक कोशिका में ऑलरेडी बता दिया है। लाइसोसोम के बारे में मैंने आप लोगों को यूकेरियोटिक कोशिका में ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं यहाँ उन अंगों के नाम बता देती हूँ जो इनमें आपको देखने देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये होंगे। ये हो गया। और साथ में देख लेते हैं जीवाणु, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और सभी प्रोटीक कोशिका और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सब पढ़ चुकी हूँ। और ये जितनी चीजें हो गई हैं इनमें कभी ये नहीं पाए जाएंगे, कभी ये नहीं पाए जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। नोट फाउंड इन, इनके अंदर जो संरचना नहीं होती है नंबर 1 पर होगा गाल्जी काय। ये इनमें कभी नहीं पाए जाएंगे। तो नंबर 1 भी हमारा हो जाएगा गोल्जी काय। और गोल्जी काय कभी भी इसके अंदर नहीं होगा। और इनके अंदर नील हरित शैवाल जीवाणु सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं। नंबर 2 पे हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आप लोगों को बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नंबर 4 की बात करते हैं लाइसोसोम हो जाएगा। और हमारा नंबर 5 हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। ये सारी चीजें किसके अंदर नहीं पाई जाएंगी? तो ये सारी चीजें ब्लू एल्गी बैक्टीरिया के अंदर सभी प्रोटीक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम, इसका नाम हिंदी में भी लाइसोसोम आएगा। इसका नाम हिंदी में भी लाइसोसोम आएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, जिसे हम कहते हैं आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इसे इसे क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। किसे? लाइसोसोम को बोलते हैं। और हम बात करते हैं लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। किसने की? डी डुबे द्वारा खोजा गया है लाइसोसोम को। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। इसके अन्य नाम देख लेते हैं। कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। किसे? कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं लाइसोसोम को। हाउस कीपिंग ऑफ सेल क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग ऑफ सेल। अगला पॉइंट है कोशिका का कचरा निपटान यंत्र भी बोलते हैं इसे। मतलब जितनी मरी हुई कोशिकाएं होती हैं उनको हटाने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम ये जब फट जाता है तो पूरी की पूरी सेल को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। उसमें ऐसा क्या होता है? तो उसमें एंजाइम होते हैं। तो कौन सा एंजाइम होता है? तो देख लेते हैं कौन सा एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यही एंजाइम जब निकलता है तो कोशिका का द्रव का पाचन कर देता है। क्या कर देता है? कोशिका का द्रव पाचन कर देता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 24, मतलब 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण में गाल्जी काय सहायक होता है। कौन करता है? गाल्जी काय। लाइसोसोम के मुख्य कार्य अब देख लेते हैं। लाइसोसोम के मुख्य कार्य आइए बात करते हैं। लाइसोसोम के मुख्य कार्य। लाइसोसोम का पहला काम है, लाइसोसोम क्या करता है? उन चीजों को नष्ट करने के लिए पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या होता है? केंद्रक होता है। अब इस सेल के अंदर मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सेल के अंदर जाएं और ये वायरस इस सेल के अंदर जाएं तो ऐसी चीजें चीज की नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। जैसे कोशिका में बाहर से आए पदार्थों को नष्ट करता है तो कौन करता है? लाइसोसोम। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। इनमें से ये लिखा जीवाणु विषाणु। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल पे हो जाएगा हमारा। अगला पॉइंट है मृत कोशिका काम भी यही करता है। मृत कोशिका को नष्ट करना किसका काम है? लाइसोसोम का। कोशिका में लाइसोसोम ना होने पर कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कोशिका में लाइसोसोम ना होने से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रिक्तिकाएं। किसकी बात करते हैं? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं मुख्य रूप से ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? प्लांट सेल में, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में ना करके बराबर होती हैं। और रिक्तिका की झिल्ली मतलब ये मेम्ब्रेन ऑफ वेकॉल, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। इसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका का भंडार ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है? रिक्तिका पादप कोशिका का भंडार ग्रहण कहलाती है। ये कोशिका की निर्जीव संरचना है। ये कोशिका की निर्जीव संरचना है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। रिक्तिका का अन्य नाम भंडार ग्रहण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम सेंट्रोसोम, मतलब हिंदी में बोलते हैं तारक काय। तारक काय। इसकी इसके खोजकर्ता हैं टी बावेरी। सेंट्रोसोम के खोजकर्ता कौन है? टी फॉवेरी। सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और अगला पॉइंट है कुछ पादप में होता है, कुछ पादप में होता है। कोशिका विभाजन के समय इसे सेंट्रिओल कहते हैं।
इसके अन्य नाम देख लेते हैं। इसके अन्य नाम है डेक्टियोजोम, डेक्टियोजोम कहा जाएगा। और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय स्पाइरल स्पाइरल फाइबर्स का निर्माण करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय स्पाइरल फाइबर का निर्माण करता है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है लवक। क्या है? लवक। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड कहते हैं इसे। लवक की खोज किसने की है तो देख लेते हैं। किसने डिस्कवर्ड किया है? तो ये किया है हेकल ने। किसने किया है? लवक की खोज हेकल ने की है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एनिमल सेल में नहीं होते हैं। नाम किसने दिया है? लवक नाम किसने दिया है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये दिया है शिम्पर ने। किसने दिया है? शिम्पर ने दिया है। लवक के रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार हैं। लवक के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो आइए देख लेते हैं। लवक के रंग के आधार पर 3 प्रकार हैं। तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 पे हो जाएगा वर्णी लवक। नंबर 1 पे हमारा क्या हो जाएगा? वर्णी लवक। और नंबर 2 की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा अवर्णी लवक। क्या होगा? अवर्णी लवक। तो वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक जो ये रंगीन होते हैं, वर्णी लवक जो है ये रंगीन होते हैं। और और हम इसके वर्णी लवक के उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हमारे हो जाएंगे जैसे फूल, फल और बीज। बीज होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। और किसके कारण होते हैं? तो ये वर्णी लवक के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण होते हैं। अब पढ़ते हैं अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक उन भागों में उपस्थित होते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। उदाहरण जैसे देख लेते हैं जड़, मतलब रूट। जड़ अवर्णी लवक है, जड़ों के अंदर पाया जाता है। लवक जो है जड़ों के अंदर पाया जाता है। जड़ किस रंग की होती है? तो ये ब्राउन रंग की होती है। कैसी होती है? ब्राउन रंग की होती है। इसका जो कलर है ये किसके कारण होता है? तो ये मिट्टी के कारण होता है, ना कि किसी वर्णक के कारण। किसके कारण होता है? मिट्टी के कारण होता है। नंबर 3 आएगा हमारा। क्या आएगा? नंबर 3 आएगा हरित लवक। नंबर 3 पे आएगा हमारा हरित लवक। हरित लवक जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसकी खोज किसने की है? इसे डिस्कवर्ड किसने किया है? तो आइए देख लेते हैं। इसकी खोज भी शिम्पर ने की है। किसने की? शिम्पर ने। मुख्य रूप से पत्तियों में, मुख्य रूप से पत्तियों में। कभी पूछ ले पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला पॉइंट है हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो ये हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।